नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये स्टैटिस्टिक का जो ये बैच चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 17 है। हमने जस्ट इससे जो 16 लेक्चर था उसमें स्टार्ट किया था कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था और कोरिलेशन के टाइप क्या होते हैं वो भी मैंने बताया था। पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर और कर्व होता है और पार्शियल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन, ये मैंने आपके पास फॉर्मूले बताए थे और उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बताए थे। और उसके बाद जो मैंने बताया था वो आपको बताया था कि मतलब सहसंबंध की क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। उन महत्वपूर्ण बातों के अंदर आपको मैंने बताया था कि जो कोरिलेशन होता है वो आपके पास मूल बिंदु का मतलब होता है कि किसी की यदि आपके पास दो वेरिएबल है और उनके अंदर कुछ जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब है कि कोरिलेशन के अंदर उस कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे ही यदि उन वेरिएबलों को मैं मल्टीपल कर दूं किसी भी नंबर से तो उनका कोरिलेशन होता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें तो हो गई आपके पास उनमें से जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो। फिर मैंने एक दूसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट बात ये भी लिखाई थी कि यदि कोई भी दो वेरिएबल यदि इंडिपेंडेंट है मतलब स्वतंत्र है तो उनका जो कोरिलेशन होता है उनके कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो। परंतु इसका जो रिवर्स होता है वो आपके पास मतलब ट्रू नहीं होता है। रिवर्स का मतलब होता है कि इसके मतलब यदि आर या आपके पास मतलब कोरिलेशन यदि जीरो है तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि मतलब एक्स और वाई आपके पास स्वतंत्र हो। फिर मैंने ये बताया था कि सहसंबंध गुणांक की जो सीमाएं होती है वो -1 से लेके +1 तक होती है। यदि इनसे बाहर यदि कहीं पर कोरिलेशन आता है तो इसका मतलब आपके जो आंसर है वो गलत है। ये बात आपको दिमाग के अंदर रखनी चाहिए। फिर मैंने आपके पास ये भी बताया था कि जो कोरिलेशन होता है वो रिग्रेशन के मल्टीपल का जियोमेट्रिक्स मीन्स होता है। रिग्रेशन क्या होता है कि मतलब रिग्रेशन हम जस्ट इससे जो आज वाले लेक्चर के बाद में जो लेक्चर आएगा उसमें हम रिग्रेशन ही स्टार्ट करेंगे। पर ये आपको मतलब पॉइंट याद रखना है कि भाई कोरिलेशन होता है वो रिग्रेशन के मल्टीपल का जो वर्गमूल होता है उनके इक्वल होता है। यहाँ तक फिर मैंने एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये भी बताया था कि मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे थे वो मैंने आपको बताए थे कि भाई किस प्रकार से यदि एक्स और वाई की यदि सेम, यदि आपके पास साइन सेम दे रखा है तो आपके पास वो का वही रहेगा। यदि आपके साइन चेंज मतलब उल्टे दे रखे हैं, माइनस और प्लस दे रखा है तो मतलब आपका जो कोरिलेशन वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। माइनस क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक्स के जो मल्टीपल है और जो वाई का मल्टीपल है उन दोनों का मल्टीपल होता है और इनका जो मोड होता है वो नीचे होता है। इससे वो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कट जाएगी पर जो साइन है वो ए और सी का जो साइन है वो मल्टीपल में हो जाता है। ये आपके पास मैंने साइन तक आपको बातें बताई थी। फिर मैंने ये भी बताया था कि सहसंबंध की जो मात्राएं होती है वो पूर्ण सहसंबंध कैसे होता है, उच्च स्तरीय सहसंबंध क्या होता है, मध्य स्तरीय सहसंबंध क्या होता है और निम्न स्तरीय सहसंबंध क्या होता है। आज का जो ये लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि मतलब जो आपकी स्टैंडर्ड एरर क्या होती है। जो एरर होती है ना मतलब डाटाओं के अंदर जब हम सहसंबंध निकालते हैं तो उसमें त्रुटि आ जाती है तो उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर के मतलब सहसंबंध, स्टैंडर्ड एरर को सहसंबंध गुणांक से कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम यहाँ पर बताएंगे। फिर इसके बाद में ये भी बताऊंगा कि पॉसिबल एरर क्या होता है, उसके भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा। फिर इसी लेक्चर के अंदर ये बताऊंगा कि मतलब निश्चित गुणांक क्या होता है, अनिश्चित गुणांक क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि निश्चित गुणांक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। और इसके बाद मैं आपको ये चीज़ें बताने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई इन सहसंबंध गुणांक को ज्ञात कैसे किया जाता है। तो चलिए इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है जो आपके पास स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि भाई कोरिलेशन से हम स्टैंडर्ड एरर कैसे निकाला जाता है। स्टैंडर्ड एरर को एस ई के द्वारा डिनोटेड किया जाता है और हिंदी में इसको कहा जाता है प्रमाप विवरण या फिर मानक विवरण या फिर मानक त्रुटि भी कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो एस ई मतलब स्टैंडर्ड एरर के द्वारा दिखा जाता है और प्रमाप विचलन मतलब कोरिलेशन के अंतर्गत जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन रूट का एन। फिर मैंने जस्ट नीचे इसके लिया है कि सहसंबंध गुणांक की संभाव्य विवरण मतलब पॉसिबल एरर कितनी होती है। पॉसिबल एरर को हम कोरिलेशन के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम इस फॉर्मूले के अंदर बताएंगे। बीई इसको पॉसिबल एरर बोला जाता है। बीई को ये इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.6745 1 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन रूट एन होता है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 1 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। ये भी आपके पास पॉसिबल एरर का ही फॉर्मूला होता है। पॉसिबल एरर होती है वो इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड एरर। ये होता है पॉसिबल एरर और स्टैंडर्ड एरर के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो पॉसिबल एरर होती है वो स्टैंडर्ड एरर की 2/3 गुना होती है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि भाई आपको स्टैंडर्ड एरर क्या होती है हम सैम्पलिंग के अंदर और पढ़ेंगे, फिर वहां पर भी पढ़ेंगे सैम्पलिंग एरर के अंदर।
और यदि स्टैंडर्ड एरर यदि आपको कोरिलेशन दे रखा है और उससे स्टैंडर्ड एरर निकालनी है तो ये आपके पास ये फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा। फिर मैंने आपके पास यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया वो लिया है निश्चित गुणांक। निश्चित गुणांक क्या होता है, यदि आपके पास कोरिलेशन दे रखा है तो उसका जो निश्चित गुणांक होता है उसका वर्ग होता है। जैसे आपके पास आर की वैल्यू कुछ भी दे रखी है, यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो वो आपके पास निश्चित गुणांक होता है। आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर हम निश्चित गुणांक पढ़ते हैं क्यों है। तो निश्चित गुणांक क्या होता है कि हमने सहसंबंध जब शुरुआत की थी तब भी मैंने बताया था कि एक वेरिएबल में यदि चेंज करते हैं तो दूसरे वेरिएबल के अंदर कभी भी चेंज होता है। तो ये चेंज होता है, इसके मध्य जो संबंध होता है उसको हमने सहसंबंध बोला था। अब ये चेंज मतलब एक वेरिएबल में परिवर्तन करने पर दूसरे वेरिएबल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को मापने के लिए हम निश्चित गुणांक का उपयोग करते हैं। यही मैंने आपके पास नोट्सों के अंदर लिखा है कि आर स्क्वायर का उपयोग आश्रित चर मतलब डिपेंडेंट चर मतलब एक्स बोल दो, सॉरी इसके अंदर मतलब वाई बोल दो, मतलब डिपेंडेंट चर मतलब वाई बोल दो। और एक मिनट में आपको मतलब इसका एग्जाम्पल लेके भी बता देता हूँ। जैसे आपके पास मतलब कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है वाई इक्वल, कोई भी आपके पास मतलब कोरिलेशन में मतलब संबंध दे रखा है वाई इक्वल टू 2x का संबंध दे रखा है। तो अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि मतलब आश्रित चर क्या हो गया, आश्रित चर हो गया आपके पास y, और स्वतंत्र चर क्या हो गए, स्वतंत्र चर हो गया आपके पास x। अब लिखा क्या है कि आर स्क्वायर का उपयोग आश्रित चर मूल्य पर स्वतंत्र चर मूल्य के कारण होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब इसके अंदर x के अंदर मैं कितना परिवर्तन करूंगा तो इससे y के अंदर कितना परसेंट परिवर्तन हो जाएगा, इसको ज्ञात करने के लिए आपके पास किसका उपयोग किया जाता है, निश्चित गुणांक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहीं पर इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे आपके पास यदि कीमत और पूर्ति के मध्य सहसंबंध होता है, ये कैसा होता है, ये धनात्मक सहसंबंध होता है। मैंने ऊपर एग्जाम्पल के अंदर आपको बताया था। होता है यहाँ पर कीमत और पूर्ति के मध्य सहसंबंध गुणांक, मतलब आर की आपके पास वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.6 वैल्यू दे रखी है। तो पूर्ति में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया जाए, पूर्ति में कितने प्रतिशत मतलब एक वेरिएबल के अंतर्गत कितने प्रतिशत परिवर्तन किया जाए कि कीमत जो परिवर्तन होता है मतलब कीमत की वजह से होता है। मतलब क्वेश्चन यही है कि आपके पास कीमत और पूर्ति, आपके पास दो रिलेशन दे रखे हैं, कीमत और पूर्ति के मध्य सहसंबंध गुणांक आपको दे रखा है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कीमत के परिवर्तन करने पर पूर्ति के अंदर कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अटपटी दे रखी है इसलिए, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्ति में कीमत की वजह से कितना परिवर्तन होगा प्रतिशत में बताना है। तो हमें क्या करना है कि आर स्क्वायर करना है, इसका आर जैसे आर की वैल्यू दे रखी है उसका आर स्क्वायर कर लूंगा। आर स्क्वायर किया तो 0.36 मतलब 36% आपके पास परिवर्तन होगा। इसकी वजह से कीमत में परिवर्तन करने पर पूर्ति में 36% का परिवर्तन होगा। अब इनके मध्य क्या रिलेशन दे रखा था क्या नहीं दे रखा ये हमारे को नहीं पता, पर हमारे को सहसंबंध गुणांक हमारे को दे रखा था, तो सहसंबंध गुणांक से हमने बता दिया कि इतने प्रतिशत परिवर्तन होता है। फिर आपके पास आता है कि मतलब मैंने अनिश्चित गुणांक निश्चित गुणांक पढ़ लिया। अब अनिश्चित गुणांक क्या होता है, अनिश्चित गुणांक होता है वो 1 में से माइनस का निश्चित गुणांक कर दूंगा, 1 माइनस का आर स्क्वायर। ये भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कई बार ये कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका इसका आपके पास अनिश्चित गुणांक कितना होगा, निश्चित गुणांक कितना होगा, या फिर ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि किसी कीमत में, कीमत जरूरी नहीं यहाँ पर मांग और कीमत का भी पूछ लिया जाए, फिर डिमांड एंड प्राइस की वैल्यू वैल्यू पूछ ली जाए, सहसंबंध कोरिलेशन दे रखा है उसके मध्य भी प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है, ये भी आपके पास पूछ लिया जाता है। फिर आपके पास पूछते हैं कि समष्टि के सहसंबंध गुणांक की सीमाएं क्या होती है। आपके पास मतलब सहसंबंध गुणांक, आपने स्टैंडर्ड एरर आपको निकालना बहुत अच्छी तरह से आता है, आपको सहसंबंध गुणांक आपको दे दिया जाता है। फिर आपके बीच आप इंटरवल आप फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सहसंबंध गुणांक दे दिया जाता है, आर की वैल्यू दे दी जाती है। जैसे ही आर की वैल्यू दे रखी है तो आप स्टैंडर्ड एरर बड़ी अच्छे से निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया कि 1 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन रूट एन होता है, वो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड एरर निकाल दिया, जैसे ही मैं स्टैंडर्ड एरर निकालूंगा उसको मैं 3 से मल्टीपल करूंगा, जैसे ही 3 से मल्टीपल करके उस कोरिलेशन के अंदर एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया तो उससे मेरे पास इंटरवल प्राप्त हो जाएगा। अब ये कैसे इंटरवल प्राप्त हो जाएगा, ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम जो ये लास्ट पॉइंट दे रखा है वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आर आपके पास 0.6 दे रखा है, बिल्कुल भी अच्छी बात है कि कोरिलेशन की वैल्यू आपके पास दे रखी है, और एन की वैल्यू आपके पास 64 दे रखी है। तो समष्टि के सहसंबंध गुणांक की सीमा क्या होगी, मतलब सहसंबंध गुणांक जो मतलब पूरा समष्टि मतलब होता है टोटल, आपके पास कितना भी डाटा दे रखा होगा उन डाटाओं का आपने कोरिलेशन निकाला, ये आपके पास एग्जामिनर कर रहा है कि कोरिलेशन आपको निकाल के दे दिया। अब कोरिलेशन की मतलब सहसंबंध गुणांक की सीमाएं किन किन के बीच में होगी,
तो सारी समष्टि मतलब सारे डाटाओं का जो मतलब सह संबंध निकालूंगा तो उसकी जो सीमाएं होगी वो किन किन के बीच में होगी। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि सीमा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सीमा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर प्लस माइनस का 3 स्टैंडर्ड एरर। तो हम पॉसिबल एरर से भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड एरर से निकाल के बता रहा हूँ। आर प्लस माइनस का 3 स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर हमारे को चाहिए, तो स्टैंडर्ड एरर हमने सबसे पहले निकाला है। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू 1 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन रूट एन होता है। तो 1 माइनस का आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6 दे रखी है, तो 0.6 का मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.36। जैसे ही मैं 1 माइनस का 0.36 करूंगा अपॉन रूट का 64 करूंगा तो आपके पास मतलब 64 का जैसे ही मैं वर्गमूल करूंगा तो वो 8 आ जाएगा, और 1 में से मैं 0.36 घटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.64। 0.64 है, 0.64 को मैं 8 से डिवाइडेड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.08 की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास आ गई स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू। जब स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ गई तो मैं स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू को 3 से मल्टीपल करूंगा और इसके अंदर आर में से एक बार जोड़ दूंगा, एक बार घटा दूंगा। जैसे ही मैंने 3 से मल्टीपल किया तो मेरे पास 0.24 आ गया, और आर प्लस माइनस का कर दूंगा तो आर कितना है 0.6 है, प्लस माइनस का 0.24 करूंगा। इससे मेरे पास जब माइनस करूंगा तो मेरे पास 0.6 का मतलब होता है 0.16, मतलब 60 में से मैं 24 घटाऊंगा तो मेरे पास 0.36 आ जाएंगे, और 60 के अंदर मैं 24 जोड़ूंगा तो मेरे पास 0.84 आ जाएंगे। तो ये सहसंबंध गुणांक सीमा बोल दो या फिर आपके पास इंटरवल बोल दो, हमने इंटरवल ऐसे ज्ञात किया जाता है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है समष्टि के सहसंबंध गुणांक की सीमा, उसके ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दिया। पॉसिबल एरर वैसे ही पॉसिबल एरर आप अच्छी तरह से निकाल लोगे। यदि आपके पास सहसंबंध गुणांक की वैल्यू दे रखी है और आपको मतलब पॉसिबल एरर की भी वैल्यू दे रखी है सपोज करिए, या फिर आपके पास सहसंबंध गुणांक की वैल्यू दे दी और फिर पूछ लिया जाए कि क्या ये सहसंबंध गुणांक सार्थक है या फिर सार्थक नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास आर की वैल्यू दे दी गई, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मतलब निम्न में से कौन सा सत्य है, उसमें से पहला दे दिया जाएगा कि उपयुक्त सहसंबंध गुणांक सार्थक है, दूसरा ऑप्शन आएगा उपयुक्त सहसंबंध गुणांक सार्थक नहीं है, तीसरा ऑप्शन आएगा सार्थक है और सार्थक नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते, फिर आएगा डी ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पॉसिबल एरर निकालना है। पॉसिबल एरर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, 2/3 1 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, या फिर स्टैंडर्ड एरर निकालो तो उसको 2/3 से मल्टीपल कर दो। तो ये आपके पास मतलब आपने पॉसिबल एरर निकाल दी। जैसे ही आपने पॉसिबल एरर निकाली तो उसको आपको 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 6 से मल्टीपल करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यदि आर जो आपके पास सहसंबंध गुणांक दे रखे यदि उससे छोटी है तो हम देख लेंगे कि वो वैल्यू सार्थक है। यदि वो आर से बड़ी होगी मतलब 6 से मल्टीपल करने के बाद पॉसिबल एरर को 6 से मल्टीपल करने के बाद यदि वो वैल्यू आर से बड़ी हो गई तो मतलब वो सहसंबंध गुणांक सार्थक नहीं है। ये हो गया आपके पास सहसंबंध गुणांक सार्थक है या सार्थक नहीं है। फिर आता है कि आपके पास सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने की विधियां। यहाँ पर मैं 3 विधियों को मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो विधि है वो है विक्षेप चित्र या बिंदु चित्र विधि। इस विक्षेप चित्र या बिंदु चित्र विधि के अंदर क्या कहा जाता है कि इस विधि के द्वारा केवल सहसंबंध की मात्रा और दिशा के अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब विक्षेप चित्र आपके पास मैं विधियां बता रहा था, उससे पहले मैंने बता दिया कि भाई विक्षेप चित्र में मतलब क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं विधियां ज्ञात करूंगा तो उसके अंदर विक्षेप चित्र बता दूंगा, कार्ल पीयरसन बता दूंगा और कोटि अंतराल बता दूंगा। सबसे पहले जो इन तीनों मेथड से मैं सबसे पहले विक्षेप मेथड बताया, विक्षेप मेथड आपको बता दिया कि इस विधि के द्वारा क्या होता है कि हम सहसंबंध की मात्रा बता सकते हैं। मात्रा का मतलब कितना है सहसंबंध गुणांक, मतलब कैसा है, मतलब मात्रा का मतलब कैसा है, और दिशा बता सकते हैं कि नेगेटिव है पॉजिटिव है कैसा है। तो कैसे मतलब धनात्मक सहसंबंध होगा तो आपके पास मतलब डायरेक्शन किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी। ऋणात्मक सहसंबंध होगा तो किस प्रकार से डायरेक्शन होगी, इस प्रकार से होगी। यदि आपके पास वक्र रेखा है तो वक्र के अनुसार हो जाएगी। यदि आपके सहसंबंध का अभाव है तो आपके पास मतलब इस प्रकार से गोल 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 एक बिंदु के चारों ओर ये मतलब विक्षेप चित्र बनता जाएगा। और r इक्वल टू 0 ये तो मैंने कल वाले लेक्चर में बता दिया है कि आपके पास यदि विक्षेप चित्र की यदि रेखा x एक्सिस या y एक्सिस समांतर हो तो उसकी जो सहसंबंध की वैल्यू जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा कि विक्षेप चित्र आपको दे रखा हो, ऐसे नहीं पूछेगा। आपके पास ऐसे पूछा जाएगा, एक विक्षेप चित्र में यदि धनात्मक सहसंबंध है तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। क्या धनात्मक सहसंबंध निम्न में से कौन सा सत्य होगा, तो ऑप्शन में क्या होगा कि जो धनात्मक सहसंबंध है, क्वेश्चन में दे रखा था धनात्मक सहसंबंध, मतलब क्वेश्चन वापस सुन लीजिए यदि आपके मतलब इन जो वर्डों में कंफ्यूज हो रही है तो विक्षेप चित्र में धनात्मक सहसंबंध के लिए निम्न में से कौन सा सत्य होगा। उसमें से पहला ऑप्शन आपको यह दे रखा होगा कि वक्र बाएं से दाएं की ओर चलता है,
ऊपर उठता हुआ, वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ, वक्र एक बिंदु के चारों ओर मतलब वर्ताकार घूमता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके क्वेश्चन वहां पर यदि ये देखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा विक्षेप चित्र के अंदर धनात्मक सहसंबंध होता है वो हमेशा ऊपर की ओर उठता हुआ होता है और बाएं से दाएं की ओर होता है। तो आपके पास कौन सा उसमें ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा ए, आपके पास ट्रू हो जाएगा। फिर आपके पास मतलब दूसरा जो आपके पास सवाल है, मतलब जो मेथड है वो है कार्ल पियर्सन का मेथड। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध का गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है? कार्ल पियर्सन के जो सहसंबंध गुणांक होते हैं उसको आर के द्वारा डिनोटेड किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो ये सहसंबंध गुणांक है वो रेखीय सहसंबंध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही मैंने लिखा है कि कार्ल पियर्सन ने दो चरों के मध्य रेखीय संबंध को मापने के लिए एक सूत्र दिया था जिसे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कहते हैं तथा इसे आर से दिखाते हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किसके लिए लगाया जाता है? रेखीय सहसंबंध। यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कार्ल पियर्सन का रेखीय सहसंबंध गुणांक किसके लिए लगाया जाता है? तो रेखीय सहसंबंध गुणांक के लिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यदि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक यदि 0 है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? वहां पर आएगा रेखीय सहसंबंध 0 होगा, गुणात्मक सहसंबंध 0 होगा। इस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये लगाना है कि रेखीय सहसंबंध मतलब मापने के लिए या फिर रेखीय सहसंबंध 0 होता है, क्योंकि रेखीय सहसंबंध को मापने के लिए हम कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला यूज लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? तो कार्ल पियर्सन का आपके पास मतलब रेखीय कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला होता है वो रेखीय सहसंबंध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो दिया जाता है आर एक्स वाई इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इसका कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई मतलब दो वेरिएबल दे रखा, उसको उसके बीच में कोरिलेशन को आर एक्स वाई के द्वारा डिनोटेड किया जाता है और कोवेरियंस एक्स एंड वाई सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स आपको दे रखा होगा, सिग्मा वाई भी आपको दे रखा होगा। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एन समीशन एक्स माइनस का एक्स बार वाई माइनस का वाई बार। आपको बहुत सारे डाटा दे रखे होंगे, आपके पास एक टेबल दे रखी है जिसमें एक्स के डाटा दे रखे होंगे, दूसरी टेबल दे रखी होगी जिसमें वाई के डाटा दे रखे होंगे। उन डाटाओं को आपके पास समांतर माध्य निकालना पड़ेगा, उसको हमें एक्स बार के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। आपको y का समांतर माध्य निकालना पड़ेगा, उसको y बार के द्वारा दिखा जाता है। फिर आपके x में से जो डाटा होते हैं उसको x में मतलब जो x का जो समांतर माध्य उनमें सारे x में डाटा उसे घटाता रहूंगा, y का जो समांतर माध्य उसको y में से सारे घटाता रहूंगा। इनका जो मैं मल्टीपल करूंगा और उनका जो समेशन करूंगा, फिर इसमें जितने भी डाटा होंगे उसे डिवाइडेड कर लूंगा तो वो मेरे पास कोवेरियंस एक्स एंड वाई प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा इसको ऐसे भी डिनोटेड किया जाता है कि समीशन एक्स और वाई, जो आपको एक्स डाटा दे रखा है उसका आपके पास मल्टीपल करो और उसका योग कर लो, अपॉन में एन से भाग कर दूंगा। फिर इसका ऐसे भी दिया जाता है कि एक्स बार और वाई बार, एक्स बार मतलब उसका जो एक्स का जो समांतर माध्य है वो, और वाई बार का मतलब वाई का समांतर माध्य। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कैसे निकाला जाता है ये मैंने बहुत अच्छी तरह से मतलब पिछले वाले लेक्चरों के अंदर बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला। फिर भी मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, सिग्मा एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस का एन सॉरी 1 अपॉन एन समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। फिर सिग्मा वाई को कैसे डिनोटेड किया जाता है? सिग्मा वाई को डिनोटेड किया जाता है रूट 1 अपॉन एन समीशन वाई माइनस का वाई बार का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखो यहाँ पर आपके पास मतलब समझने वाली बात ये है कि एएसओ का पेपर होता है वो आपके पास मतलब टाइमिंग बहुत फिक्स होता है, 2 घंटे होते हैं। तो इसके अंदर आपको ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा डाटा डाटा दे दी जाएगा, आपको टेबल दे दी जाएगी, एक्स की वैल्यू दे दी जाएगी, वाई की वैल्यू दे दी जाएगी, फिर आपको क्या आ जाएगा के बीच सहसंबंध गुणांक निकालिए। तो इनके बीच यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको आपको छोड़ने का होता है, समझ गए? यदि ऐसे क्वेश्चन मतलब छोड़ने, ये क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। पर यदि कोई नॉर्मल क्वेश्चन आता है, आपको कोवेरियंस की वैल्यू दे दी, आपको सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई की वैल्यू दे दी, तो आपको भाई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोवेरियंस की वैल्यू रखनी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू रखनी है, सिग्मा वाई की वैल्यू रखनी है और आर की वैल्यू निकालनी है। जैसे आपके पास ये मतलब यहाँ पर आपके पास मतलब क्वेश्चन दे रखा है, देखो समीशन एक्स माइनस का एक्स बार समी फर्स्ट में वाई माइनस का वाई बार की वैल्यू दे रखी है आपके पास 16, समीशन एक्स माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर दे रखा है 800, समीशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर दे रखा है 200। वैल्यू आ गई तो आ गई, क्या करें? एक्स बार आपके पास 5 दे रखा है, मतलब एक्स का जो मीन होगा वो 5 दे रखा है और वाई का जो मीन है वो आपके पास 10 दे रखा है। एन की वैल्यू आपको दे रखी है 12, तो आपको पास आर की मान बताना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें मालूम है कि एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस का वाई बार, ये तो कोरिलेशन वाले फॉर्मूले में कहीं हमने उपयोग लिया था। कोरिलेशन वाला पहले मैं आपके पास मतलब आर एक्स वाई ये फॉर्मूला लिख दूंगा, इसमें कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो मैं
पुट कर दूंगा तो कोरिलेशन की वैल्यू 1/n समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस का y बार लिख ली अपॉन सिग्मा x को मैंने रूट 1 माइनस का समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये मैंने सिग्मा x की वैल्यू रख ली। वही मैंने सिग्मा y की वैल्यू रख दी, क्योंकि रूट के अंदर मल्टीपल चलता है तो मैंने सारों के ऊपर मैंने रूट लगा दिया। 1/n समेशन y माइनस का y बार। अब ये 1/n इंटू 1/n होगा तो ये टोटल मतलब स्क्वायर बनेगा, और जैसे स्क्वायर बाहर होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा 1/n। तो 1/n से मैं 1/n काट दूंगा तो मेरे पास जो पीछे क्या बचेगा, मेरे पास पीछे बचेगा समीशन x माइनस का x बार y माइनस का y बार अपॉन में रूट समीशन x माइनस का होल स्क्वायर समीशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर। तो वहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 60, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 800, इसकी वैल्यू दे रखी है 200। जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो 60 अपॉन 400 बन जाएगा इक्वल टू 3/20 बन जाएगा। तो जैसे ही मैं आपके पास मतलब डिवाइड करूंगा तो मतलब 2 से 3 को डिवाइड किया तो 1.5 आ गए और 10 नीचे रह गए, तो मतलब इसको मैं करूंगा तो मतलब 0.15 आ रहा है। मतलब आर की वैल्यू कभी भी -1 से लेकर +1 के बीच में ही रहती है, कभी भी मतलब 1 से बाहर तो नहीं गई ना। ये आपके पास याद रखना चाहिए कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपके पास पता होना चाहिए कि जो आर की वैल्यू होती है वो -1 से लेकर +1 के बीच में ही होनी चाहिए। जो तीसरी जो मेथड है वो है स्पीरमैन का कोटि अंतराल का सहसंबंध गुणांक कैसे निकाला जाता है। स्पीरमैन का कोटि अंतर आपके पास समझ में आएगा कि मतलब कोटि क्या होती है, वो कोटि मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा बताऊंगा। तो कोटि क्या होती है, सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ कि कोटि क्या होती है। कोटि होती है आपके पास जैसे x का आपके पास डाटा दे रखा होगा, y का आपके पास डाटा दे रखा होगा, फिर हमें उसमें से देखना है कि सबसे छोटा नंबर या सबसे बड़ा नंबर होता है उसको मैं पहले दूंगा। जो सबसे छोटा नंबर होता है, यदि मैं छोटे से स्टार्ट करता हूँ तो सबसे छोटे नंबर को मैंने 1 नंबर पर रख दिया, फिर जस्ट उससे बाद में होता है उसको मैंने 2 नंबर पर रख दिया, उसके बाद होता है वो 3 नंबर पे हो गई, उसके बाद होता है वो 4 नंबर, वैसे मैं उसको नंबर देता रहूंगा, मतलब कोटि देता रहूंगा। इसी प्रकार से y की भी मैं कोटि दे दूंगा। कोटि का मतलब होता है कि मतलब y के अंदर जो नंबर होते हैं वो कौन किसके बाद में आ रहा है उसके आधार पर नंबर दे दूंगा। कैसे, आपके पास क्वेश्चन आएगा सर कैसे, कैसे तो मैं एक यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हूँ, देखिए ये आपके पास एग्जांपल लिया हूँ। जैसे x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू आपको सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दे रखा है। क्वेश्चन में आपके पास कितना दे रखा होगा, आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास इतना ही दे रखा होगा, इतना सिर्फ आपके पास इतना ही दे रखा होगा, और आपको पूछा जाएगा कि आपके पास इसका सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। सहसंबंध गुणांक जैसे ही ज्ञात करना है तो आपके पास दो मेथड है। कार्ल पियर्सन के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हो इस आंकड़े का आपके पास मतलब सहसंबंध गुणांक। कैसे, कार्ल पियर्सन के अंदर आपके पास क्या करना पड़ेगा, इसका मैं x बार लूंगा, तो मैं क्या लूंगा x बार लूंगा, और इसका मैं y बार लूंगा, तो फिर मैंने इसको घटा दूंगा और फिर मैं वो सारे सारे फॉर्मूले लगा लूंगा जो मैंने ऊपर आपको कोवेरिएंस के फॉर्मूले लगाए हैं वो। पर यहाँ पर मैं कोटि अंतराल की बात कर रहा हूँ, तो आपको x को यहाँ पर ज्ञान से देखिए, मतलब x को जब आप देखोगे तो 5, 9 और 3 डाटा दे रखा है। तो सबसे छोटा डाटा मैंने कहा कि सबसे छोटा डाटा कौन सा है, 3 है, तो मैंने 3 को रैंक दे दी, मतलब 1, ये सबसे पहले आएगा, ये मैंने बता दिया। फिर इसके जस्ट ऊपर कौन है, इसके ऊपर है 5, 9 सबसे ऊपर है, पर इसके जस्ट ऊपर इसके बाद वाली संख्या कौन सी है, 5, तो मैंने उसको कह दिया कि भाई 5 है जो 2 नंबर पर आएगा। फिर 9 है जो आपके पास 3 नंबर पर आएगा, ये मैंने इनको रैंक दे दी। इसी प्रकार से मैं y के अंदर दूंगा तो रैंक ऑफ y दूंगा, तो y के अंदर सबसे छोटा कौन सा है, 4, तो मैंने 4 को मैंने क्या दे दिया, 1 नंबर दे दिया। फिर मैंने 4 के जस्ट बाद में कौन है, 12, तो 12 को मैंने दे दिया 2 नंबर दे दिया, और फिर मैंने 18, 18 को मैंने दे दिया 3 नंबर। ये हो गई आपके पास रैंक दे दी। अब इन रैंकों का अंतर निकालूंगा मैं, तो इन रैंकों का अंतर निकाले, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, 1 में से -3 गए तो एक में से 3 गए तो माइनस का 2 बचा। ये आपके पास हो गया आर एक्स माइनस आर वाई, मतलब कोटि का अंतराल, और मैंने इसको इसको मैंने दिखाया है डी से। अभी डी क्या काम आएगा ये मैं अभी आपके पास फॉर्मूले में बताऊंगा। फिर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर, और फिर मैंने इन स्क्वायर को मैंने जोड़ दिया तो वो हो जाएगा समीशन डी का स्क्वायर। अभी समीशन डी स्क्वायर कहाँ पर काम आएगा, ये देखो मैंने ऐसे मतलब ऐसे काम आएगा, ये समीशन डी स्क्वायर। समीशन डी स्क्वायर यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर समीशन डी स्क्वायर हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया। समझ में आया ना, मतलब मैंने समीशन डी स्क्वायर कैसे निकाला है, ये डी क्या है। अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन और उठ सकता है, ये उठ सकता है कि सर ऐसे जरूरी नहीं है कि हमारे पास सारे के सारे जो x के वैल्यू है वो सारे के सारे मतलब समान हो। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि इसके आगे एक एक और वैल्यू दे दी जाती है 3, फिर इसके बाद में एक और वैल्यू दे दी जाती है 5, फिर हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोटि वैसे वैसे ही लिखनी है जैसे आपके पास मतलब 3 1 है तो 3 सबसे छोटा है तो इसको 1 नंबर दिया, एक और 3 आ गए, फिर इसको क्या करेंगे, तो इसको भी आप क्या क्या करोगे, 1 नंबर दोगे। फिर 5 है तो 5 आपके पास 2 है तो आपके पास 2 लिख लो यहाँ पर भी, ऐसे कर लोगे। फिर आप अंतराल करोगे, फिर वैसे वैसे करोगे, पर इसके लिए आपके पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा वो मैं आपके पास अब मैं बताऊंगा।
अभी तक मैंने सिर्फ यहाँ पर याद रखने वाली बात यही है कि आपको रैंक कैसे दी जाती है ये पता होना चाहिए, रैंकों का अंतर कैसे निकला जाता है वो पता होना चाहिए, और डी स्क्वायर कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पर लिखा है कि दो चरों की कोटि का क्रम के बीच कोटि आपको देना पता चल गया के बीच सहसंबंध का मान स्पेयरमैन की कोटि के अंतराल के द्वारा निकाला जाता है। बिल्कुल भी ये जो सहसंबंध गुणांक होता है वो गुणात्मक चरों के लिए अच्छा होता है। गुणात्मक चर मतलब जैसे ईमानदारी है, वैसे आपको डाटा दे दिया जाता है। जैसे आपको कहीं पर कुछ ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि दो व्यक्तियों के ईमानदारियों का डाटा निम्न प्रकार से, ईमानदारी आ गया तो मतलब डाटा क्या है, ईमानदारी का है। तो ईमानदारी का डाटा मतलब गुण है ना उसका, ईमानदारी का, तो मतलब वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम स्पीरमैन की कोटि अंतराल यूज लेंगे। इस स्पीरमैन के कोटि अंतराल को जो सहसंबंध गुणांक होता है उसको डिनोटेड किया जाता है रो के द्वारा, इसको रो पढ़ा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो इक्वल टू 1 माइनस का 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन कोष्टक में एन स्क्वायर माइनस का 1। ये डी स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, डी स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। एन आपके पास डाटा देर का होगा। अब ये मैंने आपको बताया ना कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसे मतलब 3 3 3 दो बार हो गए, 5 5 दो बार हो गए, तो फिर क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, डी स्क्वायर तो आपको निकालना है वैसे वैसे ही जैसे आपने निकाला है। 3 3 है तो आपका पास 3 को दो बार 1 1 दे दिया, 5 है तो उसको दो बार 2 2 दे दिया, और आपको डी स्क्वायर निकालना है। निकाल लोगे, कोई दो राय की बात नहीं है। फिर ये जो एम है ना, ये एम क्या करोगे, इसमें जो 3 है वो कितनी बार आ रखा है, 3 आ रखा है, सिर्फ 2 बार आ रखा है। तो हम आप क्या करोगे, 3 कितनी बार आ रखा है, 3 2 बार आ रखा है, तो आपके पास एक बार जो ये m की वैल्यू है वो कितनी बार लोगे, m की वैल्यू एक बार लोगे आप 2। फिर आपके पास सपोज कीजिए कि 5 है जो 3 बार आ रखा है, 5 5 और एक एक यहाँ पर भी आपके पास 5 दे रखा है। तो 5 कितनी बार आ रखा है, 5 3 बार आ गया है। तो 5 3 बार आ गया तो जो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब की बार 3 हो जाएगी। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब एक तो 2 के लिए ले लिया, एक आपके पास मतलब 3 के लिए ले लिया। मतलब 3 के लिए, 3 के लिए कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 2 बार, तब m की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब 5 कितनी बार आ गया, 3 बार, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। समझ गए। इसी प्रकार से यदि आपके पास 10 की वैल्यू आ गई, सपोज अगली वैल्यू 9 है, तो 9 आपके पास 4 बार आ गई, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। और यहाँ पर आपके पास अगला एक और ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा। जहां तक मुझे लगता है कि इस पर मैंने कोटि अंतराल का आपको फॉर्मूला समझ में आ गई हो। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत आपको अभी मतलब प्रयत्न करना पड़ेगा, सारी मैं आपके खोपड़े के अंदर नहीं रख सकता। फिर इसकी जो विशेषताएं होती है, यदि कोटि अंतर आपके पास सपोज कीजिए, मतलब सहसंबंध गुणा की वजह वही -1 और प्लस का 1 होगा। अब सपोज कीजिए यदि यहाँ से आपके पास मतलब डी स्क्वायर, यदि कोटि अंतराल यदि आपके पास सारों में समान हो जाए, कोटि सबकी सेम हो जाए, सबकी सेम हो जाए, तो कोटि अंतराल क्या होगा, 0 0 0 हो जाएगा। तो फिर 0 0 मतलब डी स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो रो क्या हो जाएगा, रो सबसे ज्यादा हो जाएगा, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैंने कहा है कि रो सबसे ज्यादा कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो 1 हो जाएगा, सबसे ज्यादा अधिकतम हो जाएगा, तो यही मैंने लिखा है। यदि एक्स और वाई के बीच सभी पदों की रैंक परस्पर समान हो जाए या समान क्रम में हो जाए, तो रैंक सहसंबंध गुणांक का मान अधिकतम होगा, और अधिकतम कितना होगा, आर स्क्वायर आपके पास, सॉरी जो रो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से अधिकतम, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रो की वैल्यू अधिकतम कब होगी। रो की वैल्यू अधिकतम तभी होगी जब आपके पास डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास न्यूनतम हो जाए। यदि ये आपके पास ये फॉर्मूला यदि न्यूनतम बन जाए, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, यदि ये न्यूनतम बन जाए तो 1 में से माइनस घटाऊंगा तो मतलब न्यूनतम वैल्यू 1 में से घटेगी, तो मतलब अधिकतम वैल्यू प्राप्त होगी ना हमारे को, तो रो की वैल्यू अधिकतम। अब की बार एसओ के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो यहीं से इसी पॉइंट से आया था। थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था कि रो की वैल्यू अधिकतम कब होगी। नीचे ऑप्शन दे रखा था, डी स्क्वायर की वैल्यू, समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू अधिकतम होगी, समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू न्यूनतम होगी, समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपके पास उसका जो आंसर था वो होगा डी स्क्वायर की वैल्यू न्यूनतम हो तब आपके पास मतलब जो है वो अधिकतम होगा। बस क्वेश्चन। फिर मैंने यही पूछा कि सभी रैंक यदि विपरीत हो जाए तो आपके पास मतलब न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी। कहीं भी आपके पास डी स्क्वायर विपरीत हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्राप्त होगा, और यदि ये मैक्सिमम प्राप्त हुआ तो वन में से माइनस मैक्सिमम जाएगा तो आपके पास न्यूनतम प्राप्त हो जाएगा रो। फिर भी यदि इनमें कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट के अंदर लिख लीजिए, आपको देखना, आपको वीडियो आप खुद को पड़ेगा। फिर आपके पास मतलब एक और मैंने आपके पास मतलब, तो कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि दो विषयों में प्राप्त अंकों का मध्य कोटि का सहसंबंध गुणांक 0.4 है तथा कोटि के अंतरों का वर्ग योग, मतलब मेरे पास समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी देखी, 72 दे रखी, और समूह विद्यार्थियों की संख्या, मतलब मेरे को एन की वैल्यू पूछ लिया जाता है। इस प्रकार जब क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन से ही आपको सही करना पड़ेगा। कैसे, जैसे आपके पास पता है कि सहसंबंध गुणांक की वैल्यू कैसे होती है, ऐसे निकाला जाता है, मतलब सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला कैसा होता है, ऐसा होता है। इसके अंदर आप किन किन की वैल्यू दे रखी है, आपके पास समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी, 72, एन की वैल्यू पूछी है, रो की वैल्यू आपको दे रखी है।
रो की वैल्यू मैंने 0.4 लिख ली, समीशन डी स्क्वायर मैंने 72 लिख ली। तो इनको जब मैं सोल्व करूंगा, इन सारी वैल्यू को यदि मैं इस माइनस से इधर भेज दूंगा और 4 को इधर ले आऊंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, 0.6 बच जाएगा। और इधर आपके पास बच जाएगा, मतलब 6 इंटू 72 अपॉन एन इज कॉस्ट एन स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। जैसे ही मैं आपको मतलब इसका पक्षांतरण कर दूंगा और 0.6 को नीचे ले आऊंगा, तो 0.6 का जब पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास ऊपर 10 चला जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा तो 720 आ जाएगा। तो एन क्यूब माइनस का एन अपॉन 720 आ जाएगा, अपॉन क्या, इक्वल टू 720 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास वही ऑप्शन से करना पड़ेगा। वही ऑप्शन का मतलब होता है आपके पास सबसे पहले 8 निकालो, 8 की वैल्यू योग करके देखो कि 720 आ रही है, तो 8 8 उतना हो जाएगा। 3 रखो, 4 रखो, आप किसी से वैल्यू सेम नहीं आएगी, तो अब जैसे आप 9 रखोगे तो आपके पास 9 का क्यूब करूंगा, माइनस 9 करूंगा तो 729 माइनस का 9 इक्वल टू 720 आता था। मतलब आपके पास मतलब जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास बी। बी मतलब 9। समझ गए ना आपके पास। ये था आपके पास से संबंध का ज्ञात करने की विधियां। से संबंध आपके पास जितना भी मैंने मेरे पास था, मैंने आपको बेस्ट दिया। और सहसंबंध गुणांक आपके पास मतलब कैसे निकाला जाता है ये भी आपको मैंने बता दिया। आज सहसंबंध का कोरिलेशन का जो टॉपिक होता है वो एंड हो जाता है। तो आगे जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा रिग्रेशन का। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखते रहें, जिंदा अकेडमी पे बने रहें। धन्यवाद। कोशिश करिए, मेहनत करिए, ट्राई करिए कि ये जो एएसओ की जो वैकेंसी चाहे 43 की हो, कितने भी पद हो, अपन अपन की एक सीट होनी चाहिए, इसके लिए मेहनत करते रहिए। आपको मैं जो मेरी तरफ से बेस्ट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और ये गारंटेड है कि नोट्स बाकियों से आप उठा के देख लेना, ठीक ही पड़ेंगे आपके पास। मतलब भाई नोट्स का कंटेंट मैं आपको प्योर दे रहा हूँ, इस बात कोई हो सकता है कि मेरे जो बोलने में या समझने आने में आपके पास डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन नोट्सों को आप नोट्स बनाइए। समझने की इसलिए है क्योंकि अभी आपके पास मतलब मेरी मेरी शुरुआत गति है, तो शुरुआत गति मतलब मैं कई बार मतलब ऐसे वर्डिंग डबलिंग हो जाता है कि भाई कई बार मैं डबल डबल वर्ड बोल जाता हूँ। इसके लिए भी आपके पास मतलब सॉरी। और आप मेहनत करिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से मैं अपना बेस्ट कंटेंट दूँ। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नोट्स बनाइए और इनको पढ़िए। थैंक यू। और कोई यदि कोई भी एनी क्यूरी या कोई भी समझ में नहीं आए तो वो मेरे को बता देना कि सर यहाँ पर मेरे को समझ। आप ग्रुपों से जुड़ोगे, ग्रुपों के अंदर मैंने ये वीडियो भेजा, तो वहाँ से आपके पास कोई नहीं आता तो वहाँ से मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर लेना। चलिए धन्यवाद। और फिर भी यदि आपके पास कहीं पर भी ऐसे देखते हो तो मतलब नहीं पता चलता है कि मतलब कहाँ पर हो, तो मेरे नंबर है 9660035025। इस पर मतलब आप मैसेज कर देना, आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो मैं बता दूंगा मेरे नोट्स में से, है ना। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।